वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस। अभी तक हमने इस चैप्टर के कई टॉपिक कवर कर लिया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम की अगर हम बात करें तो एंजाइम, देखो मैंने आपको एंजाइम के बारे में बेसिक बात तो बता दी थी कि एंजाइम कहते किसे हैं। मैंने आपको कहा था कि अगर हम बात करें उत्प्रेरक की तो एंजाइम एक प्रकार का उत्प्रेरक ही है। बस फर्क ये है जो आपके उत्प्रेरक होते हैं वो तो आपके बाहर यानी लैब में पाए जाते हैं, और जो आपके एंजाइम होते हैं वो मानव शरीर के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें हम जैव रासायनिक उत्प्रेरक भी कहते हैं। इस बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, इसकी डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। अब बात आती है कि एंजाइमों में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। देखो, एंजाइमों में गुण को समझने के लिए ना पहले आपको मानव पाचन तंत्र को समझना पड़ेगा। और मानव पाचन तंत्र जो कि एक बायोलॉजी का टॉपिक है, जो बच्चे बायोलॉजी के हैं उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो मैथ के है वो समझ लो कि एक नॉलेज लेवल के लिए वो उस चीज को समझे। और साथ ही साथ ये इस टॉपिक के साथ लिंक्ड है तो करके वो चीज मैं आपको अभी कवर करवाऊंगी। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे एंजाइम को समझने के लिए मानव पाचन तंत्र को, क्योंकि मानव पाचन तंत्र में ही अलग अलग एंजाइम पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर पाचन की क्रिया में हेल्प करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम पाचन तंत्र के टॉपिक को। अब देखो, इसमें सबसे पहले मैं एक डायग्राम सा बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगी। अब देखो, ये जो पाचन की क्रिया हमारी होती है वो इसी में हमारा होता है, ठीक है। सबसे पहले हम मुख से भोजन ग्रहण करते हैं। मुख से भोजन ग्रहण करने के बाद ये आपकी ग्रसनी से होती हुई ग्रास नली में जाती है। इसमें दो और चीजें रह गई है, वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। एक तो यहाँ पर अपना पाया जाता है अग्नाशय, ठीक है, और यहाँ पर हमारा पाया जाता है यकृत, यहाँ पर पाई जाती है पित्ताशय। अब देखो, हो चुका हमारा डायग्राम कंप्लीट। बात करते हैं कि पाचन तंत्र किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अपने इसको और यहाँ पाया जाता है आपका डायफ्राम। डायफ्राम पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, ये आपका श्वसन तंत्र का हिस्सा होता है। देख लो यहाँ पर अब क्या चीज है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हमने मुख से भोजन ग्रहण किया, मुख से भोजन ग्रहण करते हुए भोजन ग्रसनी से होती हुई भोजन जाती है ग्रास नली में। ग्रास नली में क्या होता है कि जो भोजन होता है ना वो कर्मा कुंचन गति की सहायता से जाता है, यानी जैसे जहां से भोजन जाएगा वहां से क्षेत्र थोड़ा थोड़ा खुलता जाएगा। जैसे ही भोजन आगे जाएगा वो पतला हो जाएगा। यानी ये ज्यादा मैटर नहीं करता, आपको ज्यादा दिमाग में ऐसे मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान में रखना कि यहाँ पाई जाती है आपकी क्या, ग्रास नली। और ग्रास नली में भोजन किस गति से जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है कर्मा कुंचन गति की सहायता से आगे जाती है, ठीक है। अब ग्रास नली से आपका भोजन कहाँ जाता है, अमाशय में। कहाँ जाता है आपका भोजन, अमाशय में।
अब अमाशय देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमाशय में कई प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन में से वसा को अलग करते हैं, कुछ प्रोटीन को अलग करते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को अलग करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछ ले जाए, बाइबल बच्चे तो स्पेशल सुनना, कि सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, तो याद रखना मुख में होता है। मुख में क्या पाया जाता है, जैसे ही हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन को चबाना शुरू करते हैं, जैसे ही हम भोजन को चबाना शुरू करते हैं, हमारे मुख से हमारे जो लार ग्रंथियां होती है, वो लार ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और लार का आना शुरू हो जाता है। उस लार में आपका पाया जाता है एमाइलेज एंजाइम। क्या पाया जाता है, सबसे पहला एंजाइम आपको क्या बताया गया, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पाया जाता है आपका लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, आपका एमाइलेज एंजाइम। ये है आपका पहला एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम का क्या काम होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हमारा स्टार्च होता है ना, उसको आपके सरल अणुओं में तोड़ने का काम कौन करता है, एमाइलेज करता है। ठीक है, उसके बाद आपका भोजन ग्रास नली से गया अमाशय में। अभी मैंने आपको कहा कि अमाशय में भी आपके कई सारे क्या बैठे हुए हैं, आपके एंजाइम्स बैठे हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं लाइपेज, जो किसका पाचन करता है, वसा का। एक होता है एमाइलेज, जो पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट का। और एक होता है ट्रिप्सिन, जो किसका पाचन करता है, आपका प्रोटीन का। ठीक है, तो अब देखो हमारा भोजन यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद हमारे भोजन में क्या हुआ कि कई सारे एंजाइमों ने एक साथ हमला बोल दिया, और उन एंजाइमों ने हमारा भोजन क्या है, हमारा भोजन आ चुका है अब यहाँ पर, यहाँ से अब कहाँ पर आ चुका है हमारा भोजन, अब हमारा भोजन आ चुका है यहाँ पर। और यहाँ पर आपके कई सारे जो एंजाइम बैठे हुए हैं, इन सभी ने इस पर अटैक बोल दिया। तो इन्होंने क्या किया कि भोजन में से लाइपेज एंजाइम ने जब अटैक किया, तो लाइपेज एंजाइम ने क्या किया, भोजन में से वसा को अलग कर दिया, वसा को सरल अणु में तोड़ दिया। अगर हम बात करें एमाइलेज की, तो एमाइलेज ने भी अटैक किया, एमाइलेज ने भोजन में से जो कार्बोहाइड्रेट है उसको अलग कर दिया, उसको सरल अणु में तोड़ दिया। और जो ट्रिप्सिन है उसने क्या किया, प्रोटीन जो है आपके भोजन में उसको अलग कर दिया और उसको सरल अणुओं में तोड़ दिया। तो ये तीनों ने क्या किया, इस पे हमला किया और इसमें उपस्थित जो भी जटिल संरचनाएं थी उनको सरल अणुओं में तोड़ने का काम किया। यही मैंने आपको कल बताया था कि जब हम पाचन तंत्र की बात करते हैं तो उस टाइम जो हमारे एंजाइम वर्क करते हैं वो सारे के सारे भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में परिवर्तित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके साथ ही साथ यहाँ पर पाया जाता है HCl। एक चीज और ध्यान में रखना आपको, पहला क्या हो गया, एमाइलेज, लाइपेज, तीसरा हो गया ट्रिप्सिन, और चौथा इसमें पाया जाता है HCl अम्ल। HCl अम्ल का भी काम होता है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें अगर सूक्ष्म जीव आ जाता है तो ये HCl क्या करता है, उसे खत्म करने का काम करता है। आपको पता है HCl बहुत हानिकारक होता है, बहुत अम्लीय प्रकृति का होता है, तो ये सूक्ष्म जीवों को, आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ यहाँ की जो pH की जो वातावरण है, pH के वातावरण को यानी pH के मान को बनाए रखने का काम भी कौन करता है, HCl करता है। आपने इसके बारे में डीपली पढ़ा होगा, कईयों ने बहुत डीप पढ़ा होगा, बस मैं ऊपर से आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर हमारा मेन वर्क जो है वो एंजाइम का ही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हमारा भोजन आ गया ना वो पूरी तरीके से अम्लीय हो जाता है, क्योंकि HCl जो बैठा है यहाँ पर, आपको पता है वैसे तो प्योर HCl का मान जो होता है ना वो 0 होता है, लेकिन यहाँ पर जो HCl होता है ना उसका मान लगभग 2 से 3 pH के बीच में होता है, ज़्यादा अम्लीय नहीं होता। बहुत ज़्यादा अम्लीय होता तो वो हानिकारक होता। अब देखो यहाँ पर जो हमारा भोजन आया वो भोजन पूरी तरीके से क्या हो चुका है, अम्लीय हो चुका है। अब ये अम्लीय भोजन जब हमारा आगे गति करेगा तो वहां पर वो अम्लीय वातावरण जो है वो क्या करेगी, हमारी छोटी आंत को नुकसान पहुंचा सकती है, हमारी बड़ी आंत को नुकसान पहुंचा सकती है। तो हमारा जो यकृत है यहाँ से पित्त रस का स्रवन होता है,
पित्त रस एकत्रित होती है पित्ताशय में। देखो बातों को समझना, मैं आपको ये यूँ समझो एक्स्ट्रा में आपको ये नॉलेज मिल रहा है, ठीक है। तो ये पित्ताशय में एकत्रित होता है। पित्ताशय जो होता है ना, इसमें उपस्थित जो रस होता है जिसे अपने पित्त रस बोलते हैं, वो आपका क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ से भोजन आया अम्लीय प्रकृति का, यहाँ से आपका जो तरल पदार्थ आया वो है क्षारीय प्रकृति का। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेंगे तो आपका भोजन जो है वो लगभग जो है वो उदासीन हो जाता है। ये थोड़ा सा क्षारीय मान का होता है, ठीक है। क्षारीय मान का होने के कारण क्या होता है कि अब यहाँ पे जो भोजन का पाचन होगा ना, वो क्षारीय प्रकृति में होगा। यहाँ पर भोजन का पाचन कहाँ हो रहा था? अम्लीय प्रकृति में। यहाँ भोजन का पाचन हो रहा है क्षारीय प्रकृति में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बात? यहाँ तक आते आते, बड़ी आंत तक आते आते आपके भोजन में से सारे पोषक तत्व जो होता है हमारा शरीर ग्रहण कर चुका होता है। सिर्फ और सिर्फ जल और विटामिन रह जाते हैं जिनका अवशोषण जो है वो बड़ी आंत करता है। और अंत तक ये है मल द्वार, जहाँ आपका अपशिष्ट जो है भोजन का वो एकत्रित होता है और मल द्वार द्वारा, मलाशय बोलते इसे हम, और मल द्वार द्वारा त्याग दिया जाता है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या बातें बताई। इसे तो अपने क्या बोलते हैं? छोटी आंत। और इसे अपने क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। मैं एक बार नाम बता दूं सभी के। इसे अपने क्या बोलते हैं? यकृत। ये आपका क्या है? ये है आपका पित्ताशय। और ये है आपका अग्नाशय। इसका नाम आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इस तरीके से। इसका नाम क्या है आपका? अग्नाशय, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको सभी का जो नाम है वो बता दिया, ऊपर से इसका काम भी बता दिया। तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे जो एंजाइम है वो सारे के सारे क्या कर रहे हैं? भोजन को सरल अणुओं में, जटिल से सरल अणुओं में तोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि हमारा शरीर जो है ना उसे एज ए ऊर्जा के रूप में, हमारे जो सेल्स है ना उसे एज ए ऊर्जा के रूप में उपयोग में ले सके। तो देखो यहाँ पर अगर हम इसके विशिष्ट गुण पढ़ेंगे ना तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। तो विशिष्ट गुण पढ़ने से पहले जो है मैंने इसकी जो आपको पाचन तंत्र है एक बार उस ऊपर से समझा दिया। अब जो है आप समझोगे एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वो है सर्वोत्तम दक्षता। देखो सर्वोत्तम दक्षता की अगर हम बात करें ना तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर कहीं पे एंजाइम की जरूरत होती है, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पाचन की क्रिया हो रही है, तो जितना हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं ना उतना ही हमें एंजाइम नहीं चाहिए होता। एक चीज याद रखना कि जितना हम भोजन ग्रहण कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा एंजाइम की मात्रा भी अगर हमें मिल जाती है ना तो हमारा भोजन जो है वो क्या हो जाएगा? जटिल से सरल अणु में टूट जाएगा, क्योंकि एंजाइमों की दक्षता काफी उच्च होती है। कितनी होती है? तो आपको ध्यान में रखना है कि एंजाइम का जो एक अणु होता है ना वो आपके 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट क्या कर देते हैं? आपको मतलब लगभग उनके पाचित कर देते हैं, ठीक है। तो आप सोच सकते हो सिर्फ एक अणु कितने अणुओं को कर रहा है? 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में। समझ आ रही है मेरी बात? तो इसकी दक्षता क्या है? सर्वोत्तम ही है। अगर सिर्फ एक अणु आ जाए ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल समझो कि सबसे पहले क्या है आपके लार में अमाइलेज एंजाइम है, ठीक है। अब आपने भोजन ग्रहण किया, भोजन के अंदर क्या होता है कि कई सारे पोषक पदार्थ होते हैं, ठीक है। आपको पता है जल है, विटामिन है, खनिज है, मतलब कई सारे पोषक पदार्थ होते हैं। जब आपका भोजन जैसे यहाँ तक जाएगा ना तो सबसे ज्यादा भोजन का पाचन अमाशय में होता है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो इसका पाचन करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे भोजन आपका यहाँ पर गया, मान लो लाइपेज का एक अणु आया, लाइपेज का कितना अणु आया? एक अणु आया, और उसने वसा के कई सारे अणुओं को 1 मिनट के अंदर लगभग 10 लाख लगभग आपके 10 लाख अणुओं को प्रति मिनट के अंदर उसने क्या कर दिया? उसने जटिल से सरल अणु में तोड़ दिया। तो आप खुद सोच सकते हो जो 1 मिनट में इतने स्पीड में काम कर सकता है तो यानी उसकी दक्षता कितनी ज्यादा होगी। क्लियर बात? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है उच्च विशिष्ट प्रकृति। देखो उच्च विशिष्ट प्रकृति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो मैंने यहाँ पे आपको एक चीज बताई है, मैंने कहा लाइपेज जो है ना वो केवल वसा का पाचन ही करेगा। दूसरा मैंने आपको कहा है जो एमाइलेज है ना वो केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट का पाचन ही करेगा, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन ही करेगा।
ऐसा नहीं है कि कभी कभी लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का कर दे, ऐसा नहीं होता। या ऐसा भी नहीं होता कि एमाइलेज जो है वो प्रोटीन का पाचन कर दे, नहीं। जिसका जो काम है वो ही करेगा। यानी वसा का पाचन अगर लाइपेज का है तो लाइपेज एंजाइम ही वसा का पाचन करेगी, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी ये विशिष्ट प्रकृति के होते हैं। समझ आ रही बात? यानी वसा के लिए लाइपेज है तो लाइपेज ही वर्क करेगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता। विशिष्ट प्रकृति के होते हैं, मतलब किसी एक के लिए स्पेशल जो बना हुआ है वही उसे आके क्या करेगा, जटिल से सरल में तोड़ने का काम करेगा, कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो ये इसकी विशिष्ट प्रकृति को बताता है। क्लियर बात? ऐसे देखो लार के अंदर एमाइलेज है, तो एमाइलेज जो होता है वो आपके मुख में जो भोजन है उसमें स्टार्च का पाचन कर रहा है। अब यहाँ पे लाइपेज कार्बोहाइड्रेट तो नहीं आ रहा ना, ट्रिप्सिन तो नहीं आ रहा, एमाइलेज ही है। समझ आ रही है मेरी बात? उसके बाद नेक्स्ट आता है इष्टतम ताप। देखो इष्टतम ताप की बात करें तो जो आपका एंजाइम होता है ना, उनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर चाहिए होता है उन्हें, कि भाई इतना टेम्परेचर मिलेगा तभी वो सक्रिय होंगे। अगर इससे टेम्परेचर कम या ज़्यादा मिल जाता है ना तो वो वर्क नहीं करते, इसे हम बोलते हैं इष्टतम ताप। अब मानव शरीर का एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे तो ये बहुत आसानी से वर्क करते हैं। अगर मान लो टेम्परेचर में कमी या वृद्धि हो जाती है बहुत ज़्यादा, थोड़ा मोटा बुखार हो तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है तो उस टाइम एंजाइम ढंग से वर्क नहीं कर पाते। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि जिस ताप पर यानी जिस तापमान पर एंजाइम जो होते हैं वो सक्रिय होते हैं, उस ताप को हम इष्टतम ताप बोलते हैं। ना तो उससे ज़्यादा ना ही उससे कम ताप पर वो सक्रिय होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अगर अपने बात करें तो इष्टतम पीएच के अंदर, तो पीएच वाला कॉन्सेप्ट भी वही होगा कि एक फिक्स पीएच वैल्यू जो होती है वहीं पर जो आपके एंजाइम होते हैं वो वर्क करते हैं, ना तो उससे ज़्यादा पर ना ही उससे बहुत कम पर। ठीक है, देखो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे आपका भोजन जो है वो अम्लीय वातावरण में था, यहाँ पे पाचन की प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, अम्लीय में हो रही थी। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका पाचन है ना वो कहाँ हो रहा था, जैसे अमाशय से नीचे आए तो वहां पर भोजन किस प्रकृति का हो गया था, क्षारीय प्रकृति का। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पर पाया जाता है HCl होगा तो भोजन का वातावरण क्या हो जाएगा, अम्लीय। लेकिन जैसे ही भोजन आपका अमाशय से छोटी आंत का पहला हिस्सा जो होता है ना उसे हम बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, तो जैसे ही भोजन छोटी आंत के पहले हिस्से यानी ग्रसनी में जाएगा तो वहां पर वो क्षारीय प्रकृति का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यकृत जो है वो पित्तरस का स्त्रवन करता है, पित्तरस एकत्रित होती है पित्ताशय में, और पित्ताशय जो है वो आपका चला जाता है आपके भोजन में और वो उस भोजन को कर देता है क्षारीय। समझ आ रही होगी मेरी बातें? तो ये चीज भी ध्यान रखना कि इष्टतम पीएच पर कहीं पर तो अम्लीय कहीं पर क्षारीय, लगभग अगर हम मान के चले तो ये आपका 5 से 7 पीएच मान तक जो होता है वो सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। अगर इससे कम पीएच या इससे बहुत ज्यादा पीएच हो जाता है तो एंजाइम जो होता है वो वर्क नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है। इस कारण इसे इष्टतम पीएच कहा जाता है। समझ आ रही है बात? अब देखो वो चीज समझी हुई है, जब भी ये जल्दी समझ आ रही है। अब नेक्स्ट देखो सक्रियण या सह एंजाइमों की उपस्थिति। अब देखो सक्रियण या सह एंजाइम क्या होते हैं, जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देना उसे अपने सह एंजाइम बोल देंगे। जैसे अपने मान लो कि यहाँ पे जो एंजाइम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, अगर उन्हें पूर्ण रूप से एक पोषक पदार्थ मिले। देखो आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि मानव में जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो 7 प्रकार के होते हैं, जैसे जल है, खनिज है, विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, लिपिड्स है। इस तरीके से आपने 7 पढ़े हुए नाम। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपको एक ध्यान में रखना है, जो खनिज है ना, खनिज का मतलब क्या होता है कि हमारे भोजन में सोडियम, पोटेशियम जो आपका होता है, मैग्नीशियम, इनका होना भी जरूरी है, क्योंकि इनका काम क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कई चीज़ों को मजबूत बनाए रखना। साथ ही साथ इनका काम और क्या हो रहा है तो आपको ध्यान में रखना है, ये एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने का काम भी करता है, जैसे है आपका सोडियम, मैग्नीज। क्लियर बात? Na+ आयन और Mn+2 आयन, तो ये क्या है, आपके सक्रियण आयन है। यानी मैं बोल सकती हूँ जो एंजाइमों की सक्रियता को बढ़ाने का कार्य करे उसे अपने क्या बोलेंगे, तो उसे अपने बोलेंगे क्या कहते हैं, अपने सह एंजाइम बोल सकते हैं या सक्रिय एंजाइम बोल सकते हैं। ठीक है,
अब देखो, ऐसा भी हो सकता है भाई कोई एंजाइम की सक्रियता को बढ़ा रहा है, तो आपको पता है कई ऐसे भी होते हैं जो एंजाइम की सक्रियता को कम कर देते हैं। जो एंजाइम की सक्रियता को कम करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं संदमक, या एंजाइम विष भी बोल देते हैं, जिसे अपने बोल रहे हैं विष का प्रभाव। ठीक है, संदमक भी बोलते हैं या विष का प्रभाव भी बोलते हैं। याद आ रहा है कुछ पीछे मैंने आपको उत्प्रेरक विष के बारे में बताया था। तो देखो नाम जो है ना, उससे पता लगने लग जाता है कि वो घटाने की बात कर रहा है या बढ़ाने की बात कर रहा है। सक्रियण का मतलब क्या होता है, सक्रिय करना। किसी चीज को अगर सक्रिय करेंगे यानी हम उसकी जो काम करने की क्षमता है ना उसको बढ़ा रहे हैं। और विष का मतलब होता है पॉइजन। वैसे तो पॉइजन होता है, लेकिन विष का यहाँ पे जो मीन निकल रहा है वो है कम करना। समझ आ गई बात। तो यहाँ पर जो आपका संदमक या विष का प्रभाव होता है उसमें भी कई सारे आपके अपने बोल सकते हैं कई चीजें होती है जिसके कारण वो धीरे वर्क करना शुरू कर देता है। जब उसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिलता, जब उसे प्रॉपर पीएच नहीं मिल पाता, तो उसको दूर करने के लिए औषधियों का उपयोग लिया जाता है। देखो आपको पता है एसिडिटी की दिक्कत लगभग होती है सभी को। ठीक है, तो एसिडिटी में क्या होता है कि जो हमारा अमाशय है ना, इसमें HCl की मात्रा जरूरत से ज्यादा निकलने लग जाती है। जब HCl की मात्रा जरूरत से ज्यादा होने लग जाएगी तो अपने बोल सकते हैं पीएच की वैल्यू बढ़ गई। अपने ये बोल सकते हैं ना, देखो सीधी सी बात है कि आपको ये तो पता है कि जो एक हम पीएच ग्राफ देखते हैं, पीएच आपका जो स्केल होता है उस स्केल के अंदर 3 वैल्यू देखते हैं हम, एक 0, एक 7 और एक 14। 0 से लेकर 7 तक की जो बीच की वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं अम्लीय, और 7 से लेकर 14 के बीच की जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं क्षारीय। और प्रॉपर जो 7 है वो बताता है आपके किसको बताता है, वो बताता है आपकी कि उदासीन प्रकृति को बताता है ना। ये स्केल आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, आपका जो भोजन है अब HCl की मात्रा बढ़ जाएगी, एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई, एसिडिटी की मात्रा बढ़ गई, यानी उसमें अम्लीय का प्रभाव जो है वो बढ़ चुका है। अम्लीय का प्रभाव बढ़ जाता है तो वहां पर जो हमारा एंजाइम है वो ढंग से वर्क नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे एंजाइमों में एक विशिष्ट गुण पाया जाता है कि वो इष्टतम पीएच पर ही वर्क करता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि औषधियों का उपयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है कि जो आपकी संदमक एंजाइम या फिर जो विष प्रभाव अपने आप उत्पन्न हो रहा है उसे कम करने के लिए दवाइयाँ ली जाती है ना। जब एसिडिटी की मात्रा बढ़ जाती है तब दवाइयाँ ली जाती है, दवाइयों को अपनी औषधियाँ बोल रहे हैं। तो ये तो हो जाता है आपके एंजाइम उत्प्रेरकों के गुण। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद हम एंजाइम उत्प्रेरक की जो है एंजाइम की और जो आपके उस क्या नाम है क्रियाकारक है उनके क्रियाविधि के बारे में वर्णन करेंगे। तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम बात करेंगे एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में। देखो एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के लिए ना आपको एक चीज जो है वो विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें ना आपको पता है क्या याद रखना है, ताला चाबी कॉन्सेप्ट। क्या याद रखना है, ताला चाबी कॉन्सेप्ट। जैसे एक विशेष प्रकार का जो ताला होता है उसके लिए एक विशेष प्रकार की चाबी होती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि एक चाबी से आप सारे के सारे ताले खोल दोगे। एक चाबी जो है वो एक ही ताले को खोल सकती है और दूसरी चाबी जो है वो उसके जो दूसरा ताला उस चाबी के लिए बना हुआ है उसको खोल सकता है। एक चाबी सभी तालों को नहीं खोल सकती। ये बात तो आपके माइंड में क्लियर है। ठीक वैसे ही जो एक विशेष प्रकार का जो एंजाइम होता है ना वो विशेष प्रकार की उत्प्रेरण की क्रियाविधि दिखाता है। यानी सीधी सी बात ये है कि एक एंजाइम जो है वो सभी के साथ रिएक्ट करके उन्हें जटिल से सरल अणुओं में नहीं तोड़ता। जैसा कि पीछे अभी हमने डायग्राम के साथ समझा था कि वसा के लिए लाइपेज था स्पेशल, कार्बोहाइड्रेट के लिए अमाइलेज था आपका सॉरी, और जो आपका प्रोटीन है उसके लिए क्या था, ट्रिप्सिन था। कहने का मतलब ये है कि आपने देखा कि सिर्फ लाइपेज तो सभी का पाचन नहीं कर रहा था ना। यानी एक विशेष प्रकार का जो एंजाइम होता है वो विशेष प्रकार की क्रियाविधि अपनाता है, क्योंकि एंजाइम की और जिसके साथ वो क्रिया करना चाहता है उसकी एक फिक्स आकृति होती है। ठीक जैसे एक ताले के लिए एक चाबी स्पेशल बनी होती है, ठीक उसी प्रकार से इनका काम होता है। तो देखते हैं यहाँ पर कि इसकी उत्प्रेरण की क्रियाविधि कैसे है। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट पॉइंट में क्या होता है कि जो आपका एंजाइम है, फॉर एग्जांपल समझो ये क्या है, आपके पास एंजाइम है, एंजाइम है और ये अभिक्रिया करेगा किसके साथ,
ये है आपके पास अभिकारक, ठीक है। इसे तो अपने क्या बोलते हैं, इसे अपने बोलते हैं रिएक्टेंट और इसे अपने बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है वैसे तो। लेकिन यहाँ पर ये आपका एज ए एंजाइम है और ये आपका क्या है, रिएक्टेंट है। अब देखो इन दोनों की आकृति क्या है, एक विशेष प्रकार की है। ऐसा लग रहा है ना ये स्पेशल इसके लिए बना, ये यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इससे जुड़ जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात। तो यहाँ पर जो आगे क्या होता है, आगे जो आपका एंजाइम होता है वो इसके साथ जुड़ जाता है इस तरीके से। ठीक है, अब ये एंजाइम जो है वो इसके साथ जुड़ चुका है। अब जुड़ने के बाद क्या होगा कि एंजाइम का काम क्या होता है, अभिकारक से उत्पाद में बदलना, यही काम होता है। तो अभी इसको ये क्या करेगा, ये एक बड़ी सारी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसको एंजाइम जो है वो डिवाइड कर देगा, यानी इसको तोड़ देगा, किसमें, उत्पाद में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ बना देती हूँ मैं डायग्राम, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आपका एंजाइम है। देखो अगर आपने ये जो मैं समझा रही हूँ इसको समझ लिया ना, तो बहुत ही इजी है, इनकी क्रियाविधि बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। ये एंजाइम है, अब ये यहाँ से डिवाइड हो जाता है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ये पूरी तरीके से अलग अलग हो जाता है, यानी ये रहा आपका एंजाइम, और आपको यहाँ पर मिल जाएगा इस तरीके से आपका प्रोडक्ट। ठीक है, ये आपको मिल गए प्रोडक्ट और हमें यही चाहिए थे, ठीक है। देखो पहले क्या हुआ, इसमें बस हिंदी बस एक एक लाइन की है कि भाई एंजाइम जो होता है वो संकुल के साथ अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करने के बाद वो क्या करता है, उत्पाद बनाता है, और नेक्स्ट सबसे लास्ट स्टेप में वो उत्पाद अलग अलग हो जाते हैं और उसके बाद एंजाइम अलग हो जाता है। बस ये एक एक लाइन की हिंदी है, वो ज़्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि वो आप खुद कवर कर सकते हो। ज़्यादा जरूरी है कि स्ट्रक्चर को समझना। पहले देखो आपने देखा कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम जो है वो विशेष प्रकार के रिएक्टेंट के साथ अभिक्रिया करेगा। जैसे ही आपने देखा इन दोनों की जो आकृति है वो इस तरीके से बनी हुई है कि ये इसके लिए बना हुआ है और ये इसके लिए ही बना हुआ है, दूसरा एंजाइम जो है वो आके इसके साथ क्रिया नहीं कर सकता। अब पहले स्टेप में देखा कि इसने इसके साथ क्या कर लिया, बंध बना लिया टाइप से, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो ये तो था आपका फर्स्ट स्टेप। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो एंजाइम थे उसने इस रिएक्टेंट को क्या कर दिया, जटिल से सरल अणु में तोड़ दिया, सरल अणु में तोड़ दिया, यानी ये आपका था सेकंड स्टेप। और थर्ड स्टेप में अपने एक टाइप से बोल सकते हैं ये पूरी तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। ये था एंजाइम उत्प्रेरण क्रियाविधि। एंजाइम वाला टॉपिक जो है वो आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। और आई थिंक जो जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहती थी ना वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। और कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टल, एक जियोलाइट वाला थोड़ा सा छोटा टॉपिक है, वो भी हम कल कवर कर लेंगे, कोई टफ नहीं उसमें भी। टॉपिक्स मैं आपको सारे करवाऊंगी और आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, सिलेबस भी आपका होगा कंप्लीट, टेंशन मत लीजिए। और जिन बच्चों को नोट्स की दिक्कत है वो नोट्स के लिए मेरे ड्रीम क्लासेस के लर्निंग ऐप को जो है उसको इंस्टॉल करके वहाँ जो मेरा पेड कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कई बच्चे ऐसे कह रहे हैं कि मैम फ्री में नहीं देते कि आप नोट्स, देखो सीधी सी बात है, आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, फ्री लेक्चर्स दे रही हूँ, कुछ तो मुझे भी सोचना पड़ता है, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सोचो कि वैसे भी ज़्यादा कॉस्ट नहीं है और वो मात्र 300 रुपये, और मात्र 300 तो जो है आप अगर कोचिंग लगते हो तो एक महीने का भी नहीं होता, महीने का भी 300 से अबव ही होता है, और मैं तो पूरे साल का बोल रही हूँ। समझ आ गई बात। तो आप जो है वहाँ से नोट्स जो है ले सकते हैं, जहाँ नोट्स, लेक्चर, PDF और क्वेश्चन टेस्ट सीरीज जो है वो आपको सब मिल जाएंगे,
ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने 12th में अच्छे नंबर लाइए। और हाँ, एग्ज़ाम के बाद अच्छे नंबर आए ना तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। देखती हूँ कौन कौन बच्चा है जो याद रखता है कि हाँ हम इस टीचर से पढ़े हैं और हमारे नंबर अच्छे आए हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपको मेरा समझाया हुआ कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर करना। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।